ये माना कि नेपोलियन ईमान का सच्चा नहीं था, लेकिन यकीन कीजिए वह मर्द का बच्चा था। किसी देश को छोड़ा नहीं था। वह जो था स्पेन पर हमला किया, इटली पर हमला किया, जर्मनी पर हमला किया। याद रखिएगा कि केवल क्लास 10 के परीक्षा में ही काम में नहीं आएगा, ये इंटर में भी काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो मेरा नाम याद जरूर रखिएगा। कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है। इतिहास पढ़ के बबुआ डीएम होई हैं, ओहू से ऊपरा सीएम होई हैं, ओहू से ऊपरा पीएम होई हैं हो। ना तो केरला में जाके बबुआ लेबर बनी है, ओहू से ऊपरा ईटा धोई हैं हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे बोरिंग विषय। राम सिया से कह गए ऐसा कलयुग आएगा, सोशल साइंस पढ़ने वाला बेंचे पर सूत जाएगा। लेकिन इतिहास जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डीएम बनना हो, पीएम बनना हो, सीएम बनना है या आम जीवन में कोई भी बातें हो तो आपको इतिहास की नॉलेज होनी जरूरी है। और इसके साथ दूसरा फायदा यह है कि क्लास 10th बिहार बोर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल भी जाएगा। तो ठीक है, आज का पहला दिन है और शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। वाला जो हिस्सा है ये यूरोप है। यहाँ इटली है, यहाँ जर्मनी है, यहाँ फ्रांस है, ऑस्ट्रिया वगैरह सारे के सारे देश यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद एक इमोशन है, समझिएगा। राष्ट्रवाद एक भावना है और राष्ट्र के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इन शॉर्ट में आपको मैं समझा दूं, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, लगाव, उसको विकसित करने का सपना जो हम लोग संजो कर रखते हैं। अब इसी से अंदाजा लगा दीजिएगा कि आप लोग बोलते जरूर है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। क्यों भाई? हम हैं बिहार में, कश्मीर हमसे हजारों किलोमीटर आगे है, लेकिन कश्मीर कोई मांगेगा पाकिस्तान वाले तो उनके लिए हम उनको चीर क्यों देंगे? यही है राष्ट्रवाद। हमारा कश्मीर हमसे भले ही हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन वह हमारे ही देश का हिस्सा है और उससे वह हमारे देश में है तो उसके प्रति लगाव है। और राष्ट्रवाद का प्रेम कभी कभी हानि भी पहुंचा देता है, क्योंकि आप किसी को नीचा दिखाइएगा तबे तो आप ऊपर की सीढ़ी चढ़िएगा। तो जैसे भारत पाकिस्तान में भारतीय लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तानी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं तो भारत से नफरत करते हैं। यह राष्ट्रवाद का ही परिणाम है। राष्ट्रवाद ही केवल नहीं होता है, क्षेत्रवाद भी होता है। अब बिहारी मजदूरों का मामला चलिए रहा है, आप लोग देख रहे हैं। बिहारी लोग बिहार को तरक्की में देखना चाहते हैं, इसलिए मैं फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, है ना, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं कि महाराष्ट्र तरक्की करे। ग्रामवाद भी चलता है, एक गांव दूसरे गांव से आगे। क्रिकेट के आप लोग लोकल क्रिकेट के खेल में देखे होंगे, अपने गांव के खिलाड़ी जब हारने लगते हैं तो अपने गांव के जो दर्शक होते हैं दूसरे टीम के गांव के लोगों को गाली देने लगते हैं। तो राष्ट्रवाद वस्तुतः क्या होता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक बाउंड्री होता है, सीमा होता है। इसको खूब समझिएगा आप लोग। सीमा कैसे होता है? तो राष्ट्रवाद, जैसे कि भारत है और श्रीलंका है, हमारी भौगोलिक स्थिति श्रीलंका से अलग है, हम दोनों देशों के बीच में समुद्र है। अब वहाँ के लोग आपस में इमोशनली कनेक्ट करते हैं, जुड़े हुए हैं, और हमारे देश के लोग आपस में जुड़े होते हैं। और इसके अलावा सांस्कृतिक, जैसे साउथ इंडिया की संस्कृति अलग है, नॉर्थ इंडिया की संस्कृति अलग है। तो साउथ इंडिया के लोग चाहते हैं कि उनकी संस्कृति आगे बढ़े, उनकी बोलचाल, रहन सहन, भाषा। और हमारी संस्कृति के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। इसके बाद आ जाता है सामाजिक। एक ही समाज के लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, दूसरे समाज से नफरत घेर ही लेती है। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो हुआ, शुरुआत हुई यूरोप से।
अगर राष्ट्रवाद का बीजारोपण नहीं हुआ रहता तो शायद यकीन मानना आप लोग कि विश्व युद्ध भी नहीं हुआ रहता। समझ लिए होंगे कि राष्ट्रवाद एक भावना होती है और भावना का कभी खत्म नहीं होता है। भावना कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका बीजारोपण यूरोप में हुआ और यूरोप से होते हुए पूरे दुनिया में फैल गया। आज प्रत्येक देश एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हुआ है, तो इसका कारण है राष्ट्रवाद। और को लोग क्या समझते थे? राजाओं को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। राजा से विद्रोह करने का मतलब देवता से विद्रोह करना हो जाता था। तो इस स्थिति से आप लोग पुनर्जागरण काल जब शुरू हुआ, नए नए आविष्कार खोज होने लगे, तो राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे आने लगी। उसके बाद से यह फ्रांसीसी क्रांति में उन्नत रूप से आया। प्रथम फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1789 ईस्वी में प्रथम फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और जिसमें यह उन्नत रूप में आया था। आप लोग 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में मूल रूप से फ्रांसीसी क्रांति से ही पूरे यूरोपीय देशों में फैलने लगी, क्योंकि अब सभी को चाहिए था अधिकार। सामंतवाद से सब कोई छुटकारा पाना चाहते थे। सब चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले, जो कि इसी कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ। अब आते हैं तो उन्नत रूप तो फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, लेकिन 19वीं सदी में यह आक्रामक रूप में आया। मतलब कि अपने देश की तरक्की के लिए अब दूसरे देशों पर लोग हमला करने के लिए तैयार थे। अब इटली चाहता था कि हम फ्रांस से आगे निकल जाए, फ्रांस चाहता था हम जर्मनी से आगे निकल जाए, इंग्लैंड चाहता था कि हम सबसे आगे निकल जाए, जिसका दुष्परिणाम निकला हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया। आगे चलिए, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास का कारण क्या था? तो राष्ट्रवाद फैलने का कारण बता दिए। अब राष्ट्रवाद की जो भावना फैली, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी, जिसको कहते हैं प्रथम फ्रांसीसी क्रांति। आप इन भाई साहब को देख लीजिए, इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। ये माना कि नेपोलियन ईमान का सच्चा नहीं था, लेकिन यकीन कीजिए वह मर्द का बच्चा था। उसकी कहानी भी अद्भुत है। तो फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, राजा को पद से हटा दिया गया और सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट वहां का बैठा। उसने धड़ाधड़ आसपास के छोटे छोटे राज्यों में, राष्ट्रवाद के अभाव में जो छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, उन पर हमला करके उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और 1806 में, मतलब ये नहीं कि किसी देश को छोड़ा नहीं था, वह जो था स्पेन पर हमला किया, इटली पर हमला किया, जर्मनी पर हमला किया, और इसने लगभग सारे यूरोप पर हमला किया और छोटे छोटे राज्यों को जीता और उसको जीतकर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जैसे 1806 में उसने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया। ये नेपोलियन बोनापार्ट 1806 ईस्वी में जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर किसका निर्माण किए थे? बोलिए, कमेंट कीजिए आप लोग। जर्मन राइन संघ का निर्माण किया। इसके अलावा इटली भी कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो इटली में उसने 3 बड़े राज्य बनाए। याद रखिएगा, सिसपाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। फिर से समझिए, सिसपाइन, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन का निर्माण किया। इससे क्या होती है? जब छोटे अच्छा, एक उदाहरण मैं आपसे दे रहा हूं। हम जब आज़ाद नहीं हुए थे, आज हम कश्मीर के 1 इंच के लिए अपना सर कटाने को तैयार हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वही कश्मीर भारत का हिस्सा जब नहीं था, 1947 में, 1948 में बना, तो उस पर पाकिस्तान ने हमला किया और हम कुछ नहीं कर पाए। वह 1948 में हमारे देश का हिस्सा बना, तब तक हमारे, अब सब जो छोटे छोटे राज्य हैं एक साथ आ गए। तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, समझिएगा, जब एक साथ आ गए तब तो छोटे छोटे राज्यों को मिलाया। अब इटली में सिसपाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन का निर्माण कर दिया। तो इसके चलते जो अलग पड़े लोग थे वे एक साथ जुड़ने लगे और देश की इच्छा चाहत उनके दिमाग में असर करने लगी। अब सोचिए ना, पश्चिमी चंपारण में रामनगर अलगे राज था,
बेतिया अलगे राज था और गोपालगंज में हथुआ अलगे राज था। वहाँ का सिक्का, राजा, शासन प्रणाली सब अलग अलग। और वहाँ पर कोई पड़ोसी राज्य हमला करता तो हमें कोई कष्ट होता, हम तो खुश होते। लेकिन आज कोई उस पर हमला करे, छोड़ो ना केरला में यहाँ से सबसे दूर है, कन्याकुमारी में कोई हमला कर दे तो हम लोग कहेंगे कि जान दे देंगे, सर कटा सकते हैं, लेकिन देश की एक कण मिट्टी पर आंच नहीं आने देंगे। तो ठीक है, अब नेपोलियन ने क्या किया, एक भावना से भर दिया, राष्ट्रवाद की भावना से। किन लोगों में? यूरोपियन लोगों में। शेर को रोकने के लिए सभी भेड़िए एक साथ आ जाते हैं। ये शेर था, मैं क्या बोला हूँ, मर्द का बच्चा था। और यह जो शेर है 5 फीट मात्र इसकी हाइट थी, लेकिन क्या करिश्मा था इस बंदे का, यह लगभग सारे यूरोप पर हमला किया था। लेकिन जब सभी देश एक साथ मिले, अच्छा एक चीज आप लोग रूस के बारे में थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। रूस ऐसा देश है कि आज तक जिस देश ने भी रूस पर हमला करने का कोशिश किया वह बर्बाद हो गया। जर्मनी रूस पर हमला करने से भी बर्बाद हो गया। और ये बेचारे सब यूरोप को जब जीत चुका था, जब नेपोलियन सभी यूरोपीय देशों को जीत चुका था, तो उसने सोचा क्यों न रसिया पर हमला किया जाए। रसिया में पड़ती है सर्दी, और उसी सर्दी के प्रभाव में इसके सैनिक बहुत मात्रा में मारे गए। मोरल डाउन हो गया उनका, वो हारने लगे। 1814 में इसको हरा दिया गया और सेंट हेलेना द्वीप पर इसको बंदी बना लिया गया। ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, लेकिन याद रखिएगा कि केवल क्लास 10 के परीक्षा में ही काम में नहीं आएगा, ये इंटर में भी काम आएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो मेरा नाम याद जरूर रखिएगा। आज क्लास 10 के बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसी को पढ़ने के लिए, कंपटीशन का तैयारी करने के लिए बाद में अलग से कोचिंग लगाते हैं। आगे की बात, नेपोलियन को हरा दिया गया और उसको बंदी बना के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। इस भाई साहब को, जो इतना बड़ा सूरमा था, इसका भी दिन आया। लोग कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, तो इसका दिन तो चला गया और यूरोपीय देशों का दिन आ गया। तो इस भाई साहब को भेज दिया गया कहाँ पर? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। और इस तरह से इसका करिश्मा खत्म होगा और एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसको कहते हैं मेटरनिख युग। अब उसको जानने से पहले एक बात समझिए कि नेपोलियन ने सभी जगहों पर यूरोप का भूगोल बदल दिया था, छोटे छोटे राज्यों को मिला दिया था, एक उनमें लहर आ गई थी। तो नेपोलियन बोनापार्ट की जो लहर थी उसको समाप्त करना बहुत ही जरूरी था। तो जो लोग जीते थे वे अपना वर्चस्व चलाना शुरू कर दिए और 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको कहते हैं वियना सम्मेलन। याद रहेगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। और वहाँ पर 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसको कहते हैं वियना सम्मेलन। और इसके अध्यक्षता कर रहा था महान घोर प्रतिक्रियावादी, जो किसी को, एक व्यक्ति होता है ना कि किसी को शांति से बैठ के देख ले तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो घोर प्रतिक्रियावादी अभी नहीं समझे। घोर प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है, बहुत लोग आपके गांव में ऐसे लोग होंगे जिनको अपना बेटा अपना बेटी की कोनो चिंता नहीं है। उनको किन की चिंता है? अगल बगल में जो इनकी दूसरे की बेटी, दूसरे की बहू, दूसरे का बेटा क्या कर रहा है वो खबर लिखते रहेंगे और उसके प्रति प्रतिक्रिया देते रहेंगे कि खराब है, उसको ऐसा होना चाहिए। भले अपने घर में कोई जानकारी उनकी नहीं है। बाद में पता चलता है जा सोना तो दह गया, कोयला पर छापा मारते रह गए। तो वियना सम्मेलन हुआ 1815 में, जिसका अध्यक्ष कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था, जिसका उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था को लागू करना। पुरातन व्यवस्था को लागू करने का मतलब क्या हुआ? अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट ने जो यूरोप में बदलाव कर दिए थे उस व्यवस्था को नई व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन उसके पहले जो व्यवस्था थी वह कौन सी व्यवस्था थी? पुरातन व्यवस्था। जैसे जैसे छोटे छोटे राज्य है,
अरे भाई, जब लोग मिलजुल कर रहने लगेंगे, सब में एकता आ जाएगी, तो कोई जो बड़े आदमी का बात मानेगा? अपने से अमीर आदमी का कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो उसको लात से मारते रहना है तो एक उपाय करना चाहिए। देखना आपके यहाँ के गांव के कुछ लोग ऐसा उपाय करते होंगे। बस 4 आदमी में जहाँ हितई देखिए, उसको किसी तरह इसके कान में भर दीजिए उसके खिलाफ जहर, और उसके कान में भर दीजिए उसके खिलाफ जहर, और वो अपने में लतम जुतम करते रहेगा। आप बैठ के आनंद लीजिए, और वो भी आपके पास आएगा, वो भी आपके पास आएगा, वो भी आपका सेवा करेगा, वो भी आपका सेवा करेगा। सेम यही चीज हुआ था मेटरनिख हुआ। पुरातन व्यवस्था, यानी कि वो नहीं चाहता था कि जो लोगों में जो भावना जग रही है राष्ट्रवाद की, अपने देश के प्रति जो प्रेम जग रहा है, तो पूरा यूरोप पर मेरा वर्चस्व तो चलेगा नहीं, इनको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाए। और वर्चस्व था विजयी शक्तियों की। विजयी शक्तियां कौन थी? जो जो शक्तियां नेपोलियन को हराई थी। इंग्लैंड था, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था, रूस था। इन्हीं लोगों का दबदबा भी चल रहा था। जो जिसको मन करे छोटा राज्य को बंटवारा किए, है ना। जैसा लगा उन्होंने राज्यों का बंटवारा किया, कहा ये जो छोटा सा ये राज्य है तुम ले लो, ये राज्य है तुम ले लो। तो इस तरह से 1815 में वर्चस्व शुरू हो गया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का। अच्छा, वियना सम्मेलन का क्या प्रभाव पड़ा? एक गाना सुने हैं, एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। अरे भाई, यूपी बिहार तुम्हारे बाप का है जो तुम किसी को बांट देगा? नहीं ना, यूरोपीय देश यूरोप के लोगों का है। लेकिन बांट कौन रहा था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख। वो कैसे? उसने क्या किया? तो सिसिली और नेपल्स के जो प्रदेश थे, इटली में पड़ते थे, बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। कहा ले बाबू, ये तुम्हारा हो गया। रोम के और आसपास के राज्य, जो ईसाइयों के धर्म गुरु होते हैं रोम, बोला कि महात्मा जी प्रणाम, ये वाला जो रोम वाला जो हिस्सा है ये आप रख लीजिए। लोमार्डी और वेनेसिया जो राज्य था, मेटरनिखवा कहा ई पर हम कब्जा कर ले रहे हैं। दूसर केहू के संपत्ति, दूसरा देश के संपत्ति, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। पार्मा, मोडेना, टस्कनी, हेम्सबर्ग राजवंश को दे दिया। जर्मनी को एक देश नहीं बनाया, 39 टुकड़ा किया और कहा कि तुम्हारा संघ बना दे रहे हैं। 39 गो राजा इस पर शासन करेंगे, आपस में टकराते रहेंगे, और कोई इधर उधर बोलेगा हम हमला करेंगे, एक गोरा के बचाने दूसरा आएगा नहीं। पर इनडायरेक्ट किसका प्रभाव हो गया? मेटरनिख का। इटली पर इनडायरेक्ट किसका प्रभाव हो गया? मेटरनिख का। जो छोटे छोटे अन्य राज्य थे किस पर प्रभाव हो गया? मेटरनिख का। यानी ऑस्ट्रिया का, फ्रांस का और इंग्लैंड, ये पूरा अपना राजनीति सेकने लगे और यूरोप को छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दी। ये था वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन का मतलब, कुचरा सबका नाम सुना है ना, कुचरा, वही सबका सम्मेलन था। भेड़ सियार है, मेटरनिख क्या है? 100 गो सियार मरा होगा तो ये मेटरनिख का जन्म हुआ होगा। मेटरनिख जो था ना, सियार था। जब तक नेपोलियन बोनापार्ट था, गुदा में दम नहीं था कि उस पर अपना प्रभाव जमा सके। लेकिन जब शेर पकड़ा गया, सेंट हेलेना द्वीप पर उसको कारावास में डाल दिया गया, तो ये सियार बाहर आया और उसने एक नया तरीका का राजनीति की शुरुआत किया। प्रतिक्रिया स्वरूप उसने क्या किया? उसने पूरे यूरोप को जो टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया था और उस पर अपना प्रभाव जमाते रहा। मेटरनिख युग का प्रभाव कब से कब तक रहा था? 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक। इस 1815 से 1848 ईस्वी के बीच के काल को कहते हैं मेटरनिख युग। लेकिन याद रखिएगा कि लोगों में, भले ही लोगों को ये सेना द्वारा दबा सकता था ये सियार, लेकिन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन पहुंचा चुका था। राष्ट्रवाद आने से पहले लोग अत्याचार सहन कर लेते थे, लेकिन जब नेपोलियन का राज्य हुआ, अब अत्याचार लोगों में सहन करने की क्षमता समाप्त हो गई। अब राजाओं के खिलाफ खुला विद्रोह शुरू हुआ और इसकी शुरुआत हो गई थी फ्रांस में 1789 ईस्वी में। लेकिन ये लीजिए, अब दूसरा हो गया जुलाई 1830 में। वियना सम्मेलन के अनुसार पुरातन व्यवस्था लागू करके चार्ल्स 10 को फ्रांस का राजा बनाया गया था। लेकिन
वहां पर लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया, क्रांति की, जिसको कहते हैं जुलाई 1830 की क्रांति या फिर द्वितीय फ्रांसीसी क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति या फिर द्वितीय फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। और इसका कारण क्या था, तो कारण मैं बता रहा हूं। सबसे पहला कारण, निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी चार्ल्स दस का शासक बनना। ये भाई साहब बिल्कुल निरंकुश शासक थे, उनको जनता से कोई मतलब नहीं था। निरंकुश शासक का मतलब क्या होता है, बाप का दिया हुआ गद्दी प्राप्त किया है, उसको जनता से कोई मतलब है नहीं, फिर अपना गद्दी अपना बेटा को देगा, जनता अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये घोर प्रतिक्रियावादी चार्ल्स दस था, इस शासक बन गया। और एक तो करेला अपने के तीत, दूजा चढ़ गया नीम के दाल। करेला टेस्ट में कितना तीता होता है, अब ऊपर से वो किस पर चढ़ गया, नीम के डाल पर, अब उसमें तिताई और बढ़ जाएगा। अब ये तो अपने खराब आदमी था, पोलिगनेक जो था उसको प्रधानमंत्री बना दिया, लेट टक्कर का आदमी मिल गया, तुम शेर तो हम सवा शेर, तुम इतना अत्याचार करते हो तो हम बहुत, उससे मतलब कि दोनों एक से बढ़कर एक था, दोनों को जनता से मतलब थी नहीं। अभिजात वर्ग की स्थापना एवं उदारवादियों का विरोध किया। 1789 का क्रांति ही हुआ था अभिजात वर्गों के विरोध में। अरे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, 9th क्लास में आप लोग इतिहास पढ़े होंगे। क्रांति हुआ कि जो तीसरा स्टेट, जो गरीब लोग थे, गरीब गुरबे लोग थे, जो किसान थे, जो इंजीनियर थे, जो मध्यम वर्गीय परिवार था, उसकी इच्छा थी कि हमको समान अधिकार मिले, टैक्स वहीं देता था। लेकिन इसने क्या किया, जो अमीर लोग थे तो अभिजात वर्ग की स्थापना कर दिया, अमीरों को और अमीर बनाने लगा, सब अधिकार उनको देने लगा। और उदारवादी जो लोग थे, जो सबको एक समान देखना चाहते थे, मजदूर किसान सब कोई भेदभाव नहीं रखते थे, उनको दबाने का काम किया। अब लोग मानते नहीं थे तो 4 अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब कानून होता है, जो बिना संसद में पास कराए कानून लागू होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, अध्यादेश। तो एक अध्यादेश 2 अध्यादेश नहीं लेके आया, 4 अध्यादेश लेके आया और कहा कि मैं ये अध्यादेश कानून लगा रहा हूं कि किसानों से 200 रुपये का जो 5000 रुपये लिया जाए, मतलब उदाहरण दे रहे हैं, उसने टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा एक बात मैं आपको बता रहा हूं, क्रांति, किसी क्रांति के कारण लिखने के लिए जब क्वेश्चन देता है ना, तो आप चाहें ना तो उसमें 2 कारण जोड़ सकते हैं। कोई भी क्रांति हुआ है वो में किसान की स्थिति और मजदूर की स्थिति दयनीय थी, यानी किसानों की दयनीय स्थिति और मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो 4 अध्यादेशों के द्वारा उसने गला घोटने का प्रयास किया। अब किसान खिलाफ हइये थे, मजदूर खिलाफ हइये थे, और इस तरह से उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। देखिए, आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हम आपके दिमाग में घुसा देंगे। बस आप वीडियो छोड़कर भागिएगा मत। आप पढ़ते होंगे तब भी और नहीं पढ़ते होंगे तब भी। तो जुलाई 1830 की क्रांति के 4 प्रमुख कारण है। 2 कारण किसानों की दयनीय स्थिति और मजदूरों की दयनीय स्थिति आप जोड़ दीजिएगा। पहला कारण है निरंकुश एवं घोर प्रतिक्रियावादी चार्ल्स दस का शासक बनना। दूसरा कारण है प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाना। तीसरा कारण है अभिजात वर्ग की स्थापना, उदारवादियों का विरोध। चौथा कारण है 4 अध्यादेशों के द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास। 5वां किसानों की दयनीय स्थिति। 6ठा मजदूरों की दयनीय स्थिति। जहां तक यह सभी क्रांति के कारण में 2 कारण घुस ही सकता है। ये बेहुदा के कारण जुलाई 1830 की क्रांति हुई थी। कहाँ हुई थी? फ्रांस में। ये भाई साहब जो थे अपने मंत्री प्रधानमंत्री का बात नहीं मानते तो इनको गद्दी पर से भागना नहीं पड़ता। अभी क्रांति हुई तो इनको कितना नुकसान हुआ। यही होता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आपकी एक कविता है हिंदी में, जनता जिसको चाहती है राजा बना सकती है, लेकिन जब चाह देती है कि उजाड़ देना है तो महलों की नींव उखड़ जाती है। यही भाई साहब हैं चार्ल्स दस, और यही जो है ये जनता की भावना को समझे नहीं तो इनको गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। कहाँ भाग गए थे? गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गए। और ये किस वंश के थे? चार्ल्स दस किस वंश के थे? बुर्बो वंश के थे। किस वंश के थे?
बुर्बो वंश के थे, तो बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी मिल गई? आर्लियंस वंश को गद्दी सौंप दिया गया और कहा गया कि बुर्बो वंश का अब शासक नहीं रहेगा, क्योंकि बुर्बो वंश का शासक जनता का प्रिय नहीं है। तो किस वंश की शासन की स्थापना हो गई? आर्लियंस वंश की। और आर्लियंस वंश का कौन सा शासक बना? तो लुई फिलिप। लुई फिलिप ने वह उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस के जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त कर लिया। जो पेरिस की जनता थी, राज्य की राजधानी की जो जनता थी, एक बात समझ लीजिएगा, किसी भी देश पर कब्जा करने का मतलब होता है उसके राजधानी पर कब्जा करना। अब भारत पर कोई हमला कर दिया तो इसका मतलब ही नहीं कि भारत हार गया। हाँ, अगर वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो समझिए भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक हार गया। अब दिल्ली के ही लोग हमारे जो दुश्मन का साथ देने लगेंगे तो हमारी हार तो तय होगी, सरकार की हार तो तय होगी। इससे यही बात हुआ किसके साथ? तो चार्ल्स दस के साथ। चार्ल्स दस के खिलाफ लोग आंदोलन किए, तो जहाँ पर आंदोलन हुआ वह उस देश की राजधानी ही है पेरिस। पेरिस की जो जनता थी, उदारवादी लोग थे, पत्रकार लोग थे, सब कोई समर्थन किए। तो मजबूरी में चार्ल्स दस इंग्लैंड छोड़कर गद्दी भाग गया और उसके बाद वहाँ पर आर्लियंस वंश के शासक लुई फिलिप को गद्दी दिया गया। तो इस तरह से दूसरी फ्रांसीसी क्रांति अर्थात जुलाई 1830 की क्रांति का यह कारण था और प्रभाव था, खत्म हुआ। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी से कोई काम कराइएगा ना तो लगेगा यह काम जो है बढ़िया से नहीं कर रहा है, तो इसके काम को किसको दे दिया जाए? दूसरे किसी को दे दिया जाए। तब तक वहां पर जाइएगा तो पता चलेगा वो तो पहले के ठीक था, ये तो और ज़्यादा कुफुता गया। चाहे आप जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल होता होगा आप उसको खूब गाली देते होंगे कि ससुरा ये चला जाता ना, तो इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल आता तो खूब अच्छा रहता। तब तो दूसरका जो आया वो ओकरों से खराब निकल जाए तो पहिलका का बड़ाई नहीं कीजिएगा। सेम टू सेम बात यहाँ हुआ। तो फ्रांस की जनता ने चार्ल्स दस को हटाया और बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी? रटना नहीं है, दिमाग में सेट कर देते हैं हमसे पढ़िएगा। तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब हम आपका मदद कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा सब्सक्राइब करो दो भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अन्य लोगों तक पहुँचे, कुछ गरीबों का भला होगा। सोशल साइंस सब कोई पढ़ाता नहीं है, और सब कोई पढ़ाता है तो लड़का बेंचे पर सूत जाता है। तो 1848 ईस्वी के क्रांति के कारण क्या था कि जो लुई फिलिप था ना, वह उदारवादी का समर्थक तो था लेकिन महत्वाकांक्षी था। अब लीजिए, महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भले गद्दी हमारा बेटा का नहीं है लेकिन फिर भी राजा कौन बने? यही बने। उसी प्रकार का महत्वाकांक्षी कौन था? लुई फिलिप था। उसने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन कर दिया और उसने मध्यम वर्गीय नीति में भी उसने मजदूरों किसानों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। कहने का मतलब था उसने क्या लगाया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। मजदूर जो पिस रहे थे, किसान जो पिस रहे थे, कष्ट झेल रहे थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो गलती चार्ल्स दस किए थे सेम वही गलती लुई फिलिप कर दिया। उसने किसको प्रधानमंत्री बनाया था? पोलिगने को, और इसने बनाया गीजो को, जो साफ फ्रांस के जनता को गींज दिया। इस तरह से गींज दिया कि उसने पूंजीपति को अपने साथ रखना शुरू किया। एक ये भी कारण है उस क्रांति का। दूसरा क्रांति का कारण है कि लोगों में भूखमरी, किसान पर ध्यान नहीं दीजिए, भूखमरी फैलने लगेगी, बेरोजगारी फैलने लगी, जिसके चलते अब जनता जो थी त्राही माम करने लगी। अब पेरिस के या फ्रांस की जनता को तक क्रांति करने का आदत था। 1789 में पहल का बार कर दिए, दूसरा का बार कर दिए 1789 में, दूसरा का बार 1830 में जुलाई, और तीसरा का बार कर दिया 1848 में। जिस राजा को लाए थे उसी राजा का विदाई भी कर दिए। तो वहाँ की जनता ने पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया और लोग भोज में आए कि हाँ भाई आज भोज हो रहा है, चलना है और खा के खूब। किस तरह वोट दिया जाता है? तो बहुत ऐसा जो विधायक, मुखिया वगैरह जो पैक्स अध्यक्ष होता है सब क्या करता है? कहता है कि वोट देने जाइए, आइएगा, दूसरे के द्वार पर एकदम पाती के पाती भोज खिया रहा है, आइए खाइए, वोट दीजिए। तो लोग खा लिया तो क्या कहेगा? उसी तरह पेरिस की जनता क्या कही? पेरिस की जनता गई भोज में और वहाँ से जो पूरा आंदोलन का शुरुआत हुआ
और इस तरह से इसका भी बड़ा दुखद अंत हुआ। किसका? ये लुई फिलिप का। ये देख सकते हैं ना जी, ये भी देखिए इतिहास से सीखा जाता है, लेकिन ये भाई साहब नहीं सीखे। तो इसका कारण उपाय क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम यह हुआ कि भाई साहब लुई फिलिप जो थे गद्दी त्याग दिए और इंग्लैंड भाग गए। जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसने घोषणा किया कि हम लोग अब गणतंत्र है, यानी राजतंत्र खत्म हो गया, अब गणतंत्र रहेगा, अब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही राज करेगा। और तीसरा क्या हुआ कि वहाँ 21 वर्ष से ऊपर के जो वयस्क थे उनको वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। और अंतोगत्वा ये भी काम चला नहीं तो लुई नेपोलियन, कौन सा? लुई नेपोलियन। जो राजतंत्र खत्म हो गया था तो लोग गणतंत्र कायम हुआ, उसको भी जनता मतलब कि स्वीकार नहीं की, तो फिर एक और राजा बनाया गया जिसका नाम था लुई नेपोलियन, फ्रांस का सम्राट बन गया। और वीडियो अच्छा लगेगा तो थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दूसरा पार्ट के लिए तैयार रहिएगा जिसका नाम रहेगा इटली का एकीकरण। धन्यवाद।